नाज़रीन, मिडिल ईस्ट में जंग जारी है जो मुसलसल एक खतरा बरकरार है कि वो इलाकाई जंग के अंदर तब्दील हो सकती है। ईरान जंग के हवाले से मुसलसल खतरात मौजूद हैं और जो यूक्रेन की जंग है उसका भी अभी कोई सोल्यूशन होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि वहां पर एक न्यूक्लियर वॉर का, एक आलमी जंग का खतरा पैदा हो गया है। एक मुसलसल वो फ्लैश पॉइंट बन चुका है आलमी जंग के हवाले से, जिसमें वेस्ट ने सिर्फ इतना फैसला करना है कि उसने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है वो यूक्रेन को देने हैं। और यूक्रेन के सदर ने जर्मनी का दौरा भी किया है ये मिसाइल लेने के लिए, लेकिन अभी तक उसको ये मिसाइल नहीं मिले हैं। तो जो ही वेस्ट ये फैसला करेगा कि वो लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को देगा, तो उसके बाद रशिया ने अनाउंस किया है कि वो फिर न्यूक्लियर इसके जवाब के अंदर इस्तेमाल करेगा और बर्लिन वगैरह को हिट भी कर सकता है। तो वहां पर मामला जब इस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। और जो तीसरा फ्लैश पॉइंट आलमी जंग का हो सकता है वो ताइवान है, और वो साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ती हुई टेंशंस हैं। इस वक्त अमेरिका ने अपना जो नंबर 1 एनिमी है वो चाइना को डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी, मिलिट्री और उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इनोवेशंस, ये सब वो हैं जो अमेरिका को इस वक्त पीछे छोड़ रही हैं। तो अमेरिका अपने एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो चाइना से महसूस कर रहा है और चाइना को उसने हेड ऑन ले लिया है। तो अब नज़ीर जो तीसरा फ्लैश पॉइंट है वो ताइवान बन चुका है, साउथ चाइना सी बन चुका है। और अमेरिकी ओहदेदार की तरफ से पहली बार ये अनाउंस किया गया है कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक करने जा रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये खबरें, एनालिसिस और एस्टीमेट और थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स ये तो हमेशा चलती रहती हैं कि चाइना ताइवान के ऊपर क्या हमला करेगा, नहीं करेगा, किस सिनेरियो में कैसे हमला होगा, क्या वो ब्लॉकेड करेगा, क्या वो बराह रास्त आकर अटैक करेगा। ये तो दुनिया भर का सबसे टॉप लेवल का मौजू है। इसके ऊपर रिपोर्ट्स और तज्ज़िया और एनालिसिस और टॉक शोज, आर्टिकल्स, ये बहुत कुछ सारी दुनिया के अंदर लिखा जाता है। लेकिन क्या अमेरिका की जानिब से, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, क्या पेंटागन की जानिब से कभी इस बात को कहा गया है कि चाइना जो है वो ताइवान पर हमला करने जा रहा है? पहली बार उन्होंने ये बात की है और टाइम फ्रेम के साथ, यानी थ्रेट्स हैं, ये है वो है, चाइना अग्रेशन कर रहा है, ये बातें तो होती रहती हैं, लेकिन टाइम फ्रेम के साथ इस बात को कंफर्म करना कि हां चाइना ताइवान पर हमला करने जा रहा है, ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अमेरिकी ओहदेदार और कितने बड़े ओहदेदार, डिफेंस सेक्रेटरी की जानिब से ये कंफर्म किया गया है कि चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर रहा है। और डे बाय डे, एवरी डे चाइना ट्रिमेंडस स्पीड के साथ अपनी आर्मी को प्रिपेयर कर रहा है और किसी भी वक्त यह हमला हो सकता है। लेकिन अल्टीमेटली 2027 तक यह हमला हो जाएगा। अब जो आगे आने वाले दिन हैं, किसी भी वक्त चाइना कोई सरप्राइज अटैक कर सकता है। वो अपनी कैपेबिलिटीज को इस तरह से डेवलप कर रहा है। लेकिन अगर ये दिन इसी तरह से गुजरते गए तो अल्टीमेटली 2027 का टाइम है, जिसके बाद जो है वो चाइना ये समझता है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा और 2027 तक वो ताइवान पर हमला कर लेगा। लेकिन अगर उसकी कैपेबिलिटीज इससे पहले डेवलप हो गई, जो कि जाहिर बात एक सरप्राइज ही होगा, तो वो सरप्राइज अटैक भी ताइवान के ऊपर कर सकता है। और डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका ने अनाउंस किया है कि ये वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा। ये ना सिर्फ रीजनल वॉर होगी बल्कि वर्ल्ड वॉर इससे जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये एक नया वहां पर कशीदगी पैदा हो गई है। और साथ ही अमेरिका ने मजीद ये ऑर्डर कर दिया है कि फिलिपाइन के करीब मिसाइल्स मजीद डिप्लॉय किए गए हैं। और चाइना की जानिब से फिलिपाइन के करीब कम्बैट नेवी ने कम्बैट पेट्रोलिंग की है, यानी फिलिपाइन के करीब जाकर चाइना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। तो एस्केलेशन जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर इस वक्त बहुत बढ़ रही है और उसका बरह रास्त इफेक्ट जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर होना है, क्योंकि ओवरऑल एक तो एशिया मैदान जंग बन रहा है और जितना चाइना को इस तरह से कंटेन करने की कोशिश की जाएगी, उसके खिलाफ इकदाम उठाने की कोशिश की जाएगी, तो चाइना उतना ही ज्यादा इन्वॉल्व होगा मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि फिर मिडिल ईस्ट में अमेरिका है, तो फिर अमेरिका के खिलाफ फिर वो यहां पर अपना इकदाम जो है वो उठाएगा। और इसका पहला बहुत बड़ा मुजाहरा हमने इजिप्ट के साथ वो जंगी मशकें भी देखी हैं। और अभी चाइना ने अरेंज किया कि गल्फ और जो आसियान है उनके दरमियान एक समिट हुआ, और चाइना, आसियान और गल्फ का हिस्ट्री में पहला ट्रायलैटरल समिट हुआ। तो जितनी एस्केलेशन वहां पर हो रही है उसका बरह रास्त इंपैक्ट जब वो मिडिल ईस्ट के ऊपर हो रहा है और मजीद होगा। यमन को चाइना को क्या जरूरत पेश आई है जो है वो सपोर्ट करने की, मिलिट्री सपोर्ट देने की, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देने की। और चाइनीज जो सैटेलाइट कंपनीज है वो यमन को सपोर्ट दे रही हैं। अब यमन ने कहा कि हम तो जंगी तैयारी गिराने जा रहे हैं, तो यमन में तो कोई ऐसी इनोवेशंस नहीं हो रही हैं, वहां पर तो कोई ऐसी कैपेबिलिटीज या उस तरह से वो नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया में है ही
8-10 बड़ी ताकतों के पास, और यमन ने भी हासिल कर लिए हैं, और इतनी एक्यूरेसी के साथ वो फायर कर रहे हैं और थार सिस्टम को चीरते हुए जनाब आगे पहुंच रहे हैं। तो ये वहां पर सूरत हाल पैदा हो गई है। और इसके साथ साथ जो इजराइल है उसके खिलाफ दुनिया अब इकदाम उठा रही है। इटली ने अपने रिलेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया है, और इसके साथ साथ जो इजरायली लॉबिंग फर्म्स हैं, गवर्नमेंट के उनकी एसोसिएशंस हैं, उनकी फंडेड एसोसिएशंस हैं, जो वहां पर इजराइल का अच्छा इमेज क्रिएट करती हैं, हमेशा गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस कायम रखती हैं कि वो इजराइल की हमेशा सपोर्टर रहें, वो ये बात कर रही हैं कि उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है, और यूरोप का रवैया जो है वो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। और इसके साथ साथ यमन के खिलाफ बड़ी शिकस्त हुई अमेरिका को। अमेरिका ने यमन के खिलाफ स्ट्राइक्स वाला मामला तो खत्म हो गया था, लेकिन अमेरिका यमन के खिलाफ कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन और आगे पीछे बहुत सारी चीजें जो है वो कर रहा था। अब अमेरिका ने वो भी रोक दी है अपनी तमाम एक्टिविटीज, और ये डिक्लेयर किया है कि यमन को हराना नामुमकिन है। यमन कभी भी इजराइल पर अपने हमले नहीं रोकेगा, तो इसलिए यमन के खिलाफ पैसा और वक्त का ज़िया नहीं हम करेंगे, और हम यमन के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां रोक रहे हैं। यानी एक सीज़फायर तो हो गया था, लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस और सर्विलेंस इस तरह की जो चीजें जारी थी, और एक उनका एयरक्राफ्ट भी वहां पर डिप्लॉय था, एयरक्राफ्ट कैरियर, तो अब वो तमाम उसको रिवर्स कर रहे हैं। और इसलिए रिवर्स कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि यमन कभी भी इजराइल पर हमले नहीं रोकेगा, तो हमें यहां पर पैसा और वक्त जो है जाया नहीं करना है यमन के खिलाफ इस बैटल के अंदर, जिसमें कोई फतह नहीं होने वाली है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने शेयर करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम देखें तो 20 महीने हो चुके हैं और इजराइल का जो अग्रेशन है वो अभी तक जारी है। लेकिन अगर हम तमाम फैक्टर्स को देखते हैं तो इस वक्त दुनिया ये सिग्नल दे रही है इजराइल को कि वो पीछे हट जाए और सीज फायर की तरफ जाए, और ऑन ग्राउंड वो कोई अस्करी कामयाबी हासिल नहीं कर सका है, और गजा के ऊपर मुकम्मल ऑक्यूपेशन भी उसको कोई फतह नहीं दिलवाने वाली है। तो उसके लिए जो बेहतर रास्ता है, जो उसके अपने हिस्टोरियंस, थिंक टैंक सारी बात कर रहे हैं कि वो ये है कि वो फलस्तीनियों का जो हक है उसको तस्लीम कर ले, और फलस्तीनियों की सेफ्टी के साथ ही इनकी सेफ्टी जुड़ी हुई है। लेकिन बहरहाल इसराइल जो है वो अपनी एरोगेंस में आगे से आगे जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और जुल्म जो है वो करता चला जा रहा है। तो अब नाज़रीन, मजीद जो फैक्टर्स सामने आ रहे हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इजराइल की इस एरोगेंस की वजह से, इस मिसकैलकुलेशन की वजह से कि वो इस मिसकैलकुलेशन की वजह से कि उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो ये प्रोजेक्ट जो है वो अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगा। तमाम ऐसे फैक्टर्स इस वक्त सामने आ रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट दुनिया इसको अबंडन करने जा रही है और ये अल्टीमेटली कोलैप्स हो जाएगा इस मिसकैलकुलेशन और एरोगेंस के अंदर। अब आप देखिए इटली कितना जबरदस्त मुल्क है, क्या उसकी तारीख है और फिर स्ट्रेटेजिक उसकी इंपॉर्टेंस, और एक तरफ मेडिटेरेनियन सी के ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन है और दूसरी तरफ जो है वो इटली है। अच्छा, तो इटली से आज एकदम ये सामने आया कि जो उनका सदर्न रीजन है उन्होंने अपने ताल्लुकात इजराइल के साथ खत्म करने का ऐलान कर दिया, इटली के सदर्न रीजन ने, और ये कोस्टल लाइन के साथ वाला एरिया है। द प्रेसिडेंट ऑफ द अपोलिया रीजन इन सदर्न इटली सस्पेंडिंग रिलेशन विद द इजरायली गवर्नमेंट इन प्रोटेस्ट ऑफ द जेनोसाइड इन गाजा, और साथ उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड कर रहा है और हम अपने रिलेशन खत्म कर रहे हैं। इससे पहले अभी बार्सिलोना की जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उन्होंने भी अपने रिलेशंस इजराइल के गवर्नमेंट के साथ और तल अवीव के साथ जो है वो एग्रीमेंट सारे खत्म कर दिए हैं। तो आप देखिए कि इटली से अगर ये इकदाम उठाया जा रहा है तो इसका पब्लिक ओपिनियन के ऊपर कितना असर होगा। तो इटली की हम बात कर रहे हैं जहां पर वेटिकन है, जहां पर रोम है, और उनकी हिस्ट्री और सारे मामला आपके सामने हैं। तो अगर उनकी गवर्नमेंट सतह के ऊपर इस लेवल के इकदाम उठाना वो शुरू हो गए हैं और इस बात को वो खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये जेनोसाइड हो रही है, तो इसका मजीद असर क्या पड़ेगा, मजीद जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितनी तेजी के साथ इजराइल से डाइवर्ट होंगे। पहले तो बैटल ये जारी थी ना कि लोग सड़कों के ऊपर चीख रहे थे कि जेनोसाइड हो रही है और गवर्नमेंट्स इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी कि जेनोसाइड हो रही है। अब उनकी गवर्नमेंट्स इसको रिकॉग्नाइज करते हुए कुछ ना कुछ इकदाम भी उठा रही हैं, रिलेशन खत्म कर रही हैं। अब जरा सोचे ना कि इजराइल के साथ रिलेशन खत्म किए जा रहे हैं, तो ये कोई मामूली चीज तो नहीं है। यानी इजराइल एक कॉलोनी है, उसको एक भरपूर सपोर्ट के साथ ही कायम रखा जा सकता है। वो कोई एक नॉर्मल कंट्री नहीं है कि अगर उसके कोई इत्तेहादी छोड़ जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। वो कॉलोनी है, उसको ये डिप्लोमेटिक और ये साख और इमेज और पब्लिक ओपिनियन और इकोनॉमी की सपोर्ट, मिलिट्री की सपोर्ट, ये सारी चाहिए, और एक एक सतह के ऊपर वो डैमेज हो रहा है। और साथ आप देखिए इस वक्त असल जो यूरोप के अंदर हालत इजरायलियों की हो चुकी है, जो जर्मन इजरायली एक एसोसिएशन है, फ्रेंडशिप एसोसिएशन, इन्होंने मतलब अपनी लॉबिंग के लिए, गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस के लिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी इनकी तय दर तय इनका फ्रेमवर्क है, मैकेनिज्म है जो वहां पर होता है। तो हर मुल्क में इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो जर्मन
इजरायली फ्रेंडशिप एसोसिएशन, उसका जो हेड है इजरायली, वो क्या कह रहा है? माई मिशन टू डिफेंड इजराइल इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। ये इस वक्त यूरोप के अंदर असल इनकी हालत है। उसका हेड ये कह रहा है पब्लिक स्टेटमेंट के अंदर आकर, ये तो एसोसिएशंस काम इस तरह से कर रही होती हैं कि ये इस तरह से पब्लिकली आकर ऐसी चीजों को एडमिट नहीं करते। अपनी जुबानी कह रहा है कि इजराइल को डिफेंड करना कहां, अफ्रीका में नहीं, मिडिल ईस्ट में नहीं, इस्लामी दुनिया में नहीं, यूरोप की हम बात कर रहे हैं, वहां पर इजराइल को डिफेंड करना ये मेरे लिए इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो रहा है। और नेदरलैंड से जो स्टेटमेंट आई है, नेदरलैंड ये कह रहा है वी आर पुशिंग फॉर इमीडिएट एंड फुल ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस टू गाजा। सीज फायर की बात कर रहे हैं और एड की बात कर रहे हैं। जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कैंसिल होने जा रहा है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, उसका जो प्रपोजल है वो भी नेदरलैंड की जानिब से तैयार किया गया है। फिर आप देखिए चिली जो कि लातीनी अमेरिका का मुल्क है और बड़ा जबरदस्त कंट्री है, और उसकी जो इस वक्त लीडरशिप है वो जस्टिस के साथ खड़ी हो रही है और बगैर किसी खौफ के वो फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने अपना मिलिट्री अटैची जो है वो तल अवीव से वापस बुलाया 2 दिन कबल। ये खबर हमने आपके सामने रखी। आज ये खबर सामने आ रही है कि ट्रंप इंतजामिया जो है वो चिली के खिलाफ कोई हार्श इकदाम लेने जा रही है कि ये मिलिट्री अटैची उसने तल अवीव से क्यों वापस बुलाया। अब देखें ना, पहले हेडलाइन देखिए, वी आर कंसीडरिंग प्यूनिटिव मेजर्स। प्यूनिटिव मेजर्स होते हैं कोई पनिशमेंट अगेंस्ट चिली आफ्टर इट विड्रॉज इट्स मिलिट्री अटैची फ्रॉम इजराइल। इसका मतलब यह है कि बहुत जोर से लगी है इनको, बहुत जोर से लगी है कि वो चिली के खिलाफ अमेरिका, ट्रंप इंतजामिया एक्शन लेने की बात कर रही है, कोई पनिशमेंट की बात कर रही है। इसका मतलब असर तो उस बात का हुआ है। मिलिट्री अटैची क्या होता है? मिलिट्री अटैची इन तमाम जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स है इन्होंने इजराइल में अपने जो है वो भेजे हुए हैं कि जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं, उनकी आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन है, ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और असलहा, लॉजिस्टिक, बहुत सारी चीजें जो है वो ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इनके सब के मिलिट्री अटैचीज जो है वो तल अवीव के अंदर मौजूद हैं। चिली ने अपना वापस बुलाया, यानी उन्होंने मिलिट्री से रिलेटेड तमाम इनके साथ ताल्लुकात खत्म करने की, इसका बुनियादी मतलब यही है, उन्होंने इससे ये सिग्नल भेजा है। अच्छा, अब आप देखिए अमेरिका कह रहा है कि हम चिली के खिलाफ इकदाम उठाएंगे। दुनिया को पता है कि इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और दुनिया ये देख रही है कि हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के साथ ट्रंप इंतजामिया क्या कर रही है, उनके अपने लोगों के साथ। तो चिली ने या बाकी मुल्क जो इकदाम उठा रहे हैं वो ये हकीकत जानते हैं, वो उठा रहे हैं कि अमेरिका साथ खड़ा हुआ है। अब क्या उनके खिलाफ इकदाम उठा लेंगे? उन्होंने सारी चीज को, हकीकत को जानते हुए कि इजराइल के साथ अमेरिका है, उसके बावजूद वो इजराइल से पीछे हट रहे हैं। तो ट्रंप इंतजामिया चिली के खिलाफ जो वो क्या कर लेगी? आलमी अदालत के खिलाफ उसने क्या कर लिया, ठीक है। तो अपनी साख को ही ज्यादा खराब किया और ये तंबी भी ट्रंप इंतजामिया करना चाह रही है कि इजराइल से कोई पीछे ना हटे। लेकिन आप देखें 20 महीने तक तो दुनिया साथ खड़ी रही है और इससे पहले 100 साल तक खड़ी रही है, लेकिन अब दुनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मजबूर हो रही है और ये मामला इस तरह से रुकने वाला नहीं है। इसी दरमियान इजरायली जो आर्मी चीफ है उसने सीज फायर की हिमायत कर दी है। उसके सोर्सेस से इजरायली मीडिया के ऊपर खबरें चल रही हैं, इजरायली आर्मी चीफ ने सीज फायर की हिमायत कर दी है। We will not be dragged into eternal war in the Gaza Strip। ये जंग जो है वो ये तो ना खत्म होने वाली जंग है, क्योंकि ये जाकर अगर पोजीशन संभाल भी लेंगे, हमास तो मौजूद है, तो वो टारगेटेड ऑपरेशन जो है वो इनके खिलाफ करते रहेंगे। कहीं कोई एम्बुश लगाकर, कहीं स्नाइपर, तो वो ऑपरेशन जो है वो इनके खिलाफ करती रहेगी। तो ये एक लंबी वॉर जिसमें दुनिया से ये इकदामात हो रहे होंगे, इकॉनमी इनकी डैमेज हो रही होगी, साख इनकी तबाह हो रही होगी, इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये अबंडन किए जा रहे होंगे और ऑन ग्राउंड ये हार चुके होंगे, तो ये प्रोजेक्ट ओवरऑल जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसने कहा कि ये एक ऐसी वॉर के अंदर हमें ड्रैग नहीं होना चाहिए, सीज फायर की इसने हिमायत कर दी है। और अल-कसाम ब्रिगेड ये बता रहे हैं कि खान यूनस के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा क्लैशेस जारी हैं और एक घर के अंदर इजरायली फौज मौजूद थी, उसको इन्होंने निशाना बनाया। क्लैशेस विद द ज़ायनिस्ट फोर्स southeast of Khan Yunis are still ongoing. We were able to target Zionist force inside a house in southeast of the Khan Yunis। ये 2 बड़े वाकयात हुए हैं और क्लैशेस खान यूनस के अंदर इस वक्त जारी हैं। अच्छा, यमन के हवाले से नाज़रीन एक बड़ा इकदाम हुआ है, एक बड़ी खबर है। यमन के खिलाफ अमेरिका ने इतराफ शिकस्त किया है। स्ट्राइक्स तो रुक गई थी, यमन ने उधर रोक दी, उन्होंने यमन के ऊपर रोक दी, लेकिन देखें ना इजराइल भी अटैक कर रहा था यमन के ऊपर, तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं अमेरिका की इंटेलिजेंस के बगैर तो वहां पर अटैक नहीं हो रहा था। तो अमेरिका इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, ये सारा कुछ ना कुछ कर रहा था। अब उन्होंने वो तमाम जो अपने ऑपरेशंस हैं यमन के खिलाफ उनको भी रोक दिया है, यानी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है उनको भी रोक दिया है। यमन के खिलाफ किसी किस्म की लॉजिस्टिक और
इंटेलिजेंस और किसी किस्म का कोई भी साइबर और मतलब कोई भी ऑपरेशन जिस पर पैसा जाया और वक्त लगे, वो सारा उन्होंने रोक दिया। और उन्होंने कहा कि इसलिए हम रोक रहे हैं कि इससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यमन इसराइल के खिलाफ रुकने वाला नहीं है, तो यमन को हराया नहीं जा सकता, यमन उधर रुकने वाला नहीं है, तो हम इधर पैसा क्यों जाया करें। अमेरिकी मीडिया, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिसाइडेड टू स्टॉप सेंडिंग मनी एंड यूजिंग एडवांस म्यूनिशंस इन एंडलेस बैटल विद हुतीज। एंडलेस बैटल विद हुतीज, ये तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। हमने वैसे ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि हुतीज तो क़यामत तक लड़ते रहेंगे, तो एंडलेस बैटल विद हुतीज के वो तो हमले जारी रखेंगे, तो नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, हुतीज खत्म होने वाले नहीं है। द हुतीज विल नेवर स्टॉप देयर अटैक्स ऑन इजराइल, वो कभी अपने हमले जो इजराइल के ऊपर नहीं रोकने वाले अनटिल एंड अनलेस के गजा का जो है वो सीजफायर हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा इतराफी शिकस्त है। इस वक्त नाज़रीन सिंगापुर के अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ी एक्टिविटीज वहां पर हो रही हैं और वर्ल्ड मीडिया का इस वक्त जो फोकस है वो सिंगापुर है। सिंगापुर के अंदर नाज़रीन शंग्रीला डायलॉग हो रहा है, ये कॉन्फ्रेंस होती है बहुत फेमस, शंग्रीला डायलॉग वहां पर हो रहा है जिसमें वर्ल्ड लीडर्स जो है वो शरीक हुए और इसमें फ़लस्तीन भी डिस्कस हो रहा है, मिडल ईस्ट के सारे तनाज़ात, यूक्रेन भी डिस्कस हो रहा है और ताइवान भी डिस्कस हो रहा है। इसमें मैक्रोन शरीक हुए और जो कि ऑलरेडी वहां दौरे पर थे, और मैक्रोन और सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मैक्रोन से फ़लस्तीन रियासत के ऊपर पूछा गया, सीज़फायर के ऊपर पूछा गया, उसके ऊपर भी उसने बात की और कहा कि हमें फिल फॉर टफ एक्शन लेने की जरूरत है, इस तरह की बातें उसने की। इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है जो हमने डिस्कस नहीं की इंट्रोडक्शन के अंदर, वो ये है कि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर शरीक हुए और जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने जो बात की बड़ी खतरनाक है, और वो जो यूक्रेन से आलमी जंग का छिड़ना है उसमें ये बड़ी खतरनाक बात है। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि वी आर नो लॉन्गर एट पीस विद रशिया। जर्मनी की एक हिस्ट्री है, 2 आलमी जंगें उसने लड़ी हैं और रशिया जारी बात है दोनों में शामिल था, तो रशिया और जर्मनी की एक हिस्ट्री है। तो जर्मनी और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मतलब एक पीस कायम हुआ रशिया और जो भी, तो वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जर्मनी ये कह रहा है कि हम रशिया के साथ जो है एट पीस नहीं है। देखिए ये बड़ी ताकतें और इनकी हिस्ट्री है, आलमी जंगें ये लड़ चुके हैं, एक एक वर्ड बहुत मैटर करता है, पीछे पूरी हिस्ट्री खड़ी होती है। तो उन्होंने कहा वी आर नॉट एट पीस विद रशिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये इस तरह की स्टेटमेंट जर्मनी की जानब से आई और उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं कहता कि वी आर एट वॉर विद रशिया, लेकिन पीस भी नहीं है। वॉर भी मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये पीस भी नहीं है जिस सिनेरियो के अंदर, जिस सिचुएशन के अंदर हम इस वक्त आ चुके हैं। जर्मनी जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त पुश कर रहा है लॉन्ग रेंज मिसाइल देने के हवाले से, और अभी ज़ेलेंस्की ने दौरा भी किया, लेकिन अभी जर्मनी ने वो मिसाइल नहीं दिए क्योंकि बाकी भी एग्री नहीं हो रहे, और फिर खतरा है कि यहां से फौरी एस्केलेशन हो जाएगी, इमीडिएट एस्केलेशन होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियर वॉर। तो इसलिए जर्मनी, लेकिन जर्मनी मुसलसल पुश कर रहा है। अब जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर का यह बयान, बर्लिन नो लॉन्गर इन डेफिनेट पीस विद मॉस्को, आई वुड अवॉइड द टर्म वॉर बट वी आर नो लॉन्गर इन अ स्टेट ऑफ डेफिनेट पीस, और रिस्पॉन्डिंग टू वेदर जर्मनी एंड रशिया आर नाउ इंगेज इन अ हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर होती है ना, साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं, सबटाज ऑपरेशन किए जा रहे हैं, रिजीम चेंजेस किए जा रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स लड़ी जा रही हैं, ये सारी हाइब्रिड वॉर होती है। बड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ हाइब्रिड वॉर ही लड़ रही होती हैं, क्योंकि बराह रास्त अगर वो लड़ें तो वो तो आलमी जंग शुरू हो जाती है ना। तो ये हाइब्रिड वॉर होती है जिसमें बराह रास्त मिलिट्री के अलावा सारी जो वॉरफेयर है वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। मुखालफिन को पैसा भी, असलहा भी, प्रॉक्सी वॉर्स भी, मुख्तलिफ रीजन्स में उनके इन्फ्लुएंस को भी कन्फ्रंट किया जा रहा होता है। तो यानी यहां हाइब्रिड वॉर से मुराद यह है कि जर्मनी यूक्रेन को हर तरह के वेपन दे, इकोनॉमिक सपोर्ट दे, रिजीम चेंज की कोशिश रशिया में करे, साइबर अटैक्स, मतलब बेतहाशा चीजें। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वी आर नॉट एट वॉर बट नॉट एट पीस ऑल्सो, वो पीस भी अब नहीं रहा। तो ये तो बड़ी खतरनाक बात वहां पर हुई। और दूसरी तरफ जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका पैटी हेजिसन वो शरीक हुए और उन्होंने जनाब वहां पर एक और समझे के ऐलान जंग ही किया है और चीन के ऊपर उन्होंने गोलाबारी की। अच्छा, इससे पहले जब अमेरिकन से बात करते थे तो रशिया और चीन दोनों होते थे उनके निशाने के ऊपर। अब रशिया दरमियान में से माइनस हो गया, अब उनका सोल जो पर फोकस है वो चाइना है। चाइना के ऊपर उन्होंने मुसलसल गोलाबारी की और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उन्होंने ये अनाउंस किया कि चाइना जो है वो इन्वेड करने जा रहा है ताइवान को। और उन्होंने कहा कि चीनी आर्मी जो है वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर बहुत स्पीड के साथ ये कैपेबिलिटीज डेवलप कर रही है
एनी टाइम ये सरप्राइज अटैक हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली 2027 इज द डेडलाइन। ये मतलब चाइनीज प्रेसिडेंट की जानिब से जो अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 2027 है, उस दिन अटैक होगा, लेकिन उससे पहले अगले हफ्ते भी हो सकता है। यानी ये तो एक खुफिया चीज है ना, एक अल्टीमेटम 2027 तक का है, लेकिन उससे पहले कभी भी ये अटैक हो सकता है। ये जनाब उन्होंने इतराफ कर दिया। कितनी बड़ी बात, कोई मीडिया एनालिसिस नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, ये डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका कह रहा है कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर हमला करने जा रहा है। और ये बात चाइना जो है वो कैटेगोरिकली कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, उसके ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन ये हमेशा कई सालों से डिबेट रही है कि क्या चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा या किसी और तरीके से ताइवान को ले लेगा। चाइना कभी भी ताइवान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका मुसलसल प्रवोक कर रहा है, ताइवान को असलहा भी दे रहा है। अब उसने 500 अपनी फौजी वहां पर डिप्लॉय कर दी है, हो सकता है वो तादाद बढ़ा दें। और साउथ चाइना सी के अंदर वो मिसाइल डिप्लॉय कर रहे हैं, अभी मजीद मिसाइल भी उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। तो ये जनाब उनकी जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। अब जरा हेडलाइंस देखिए। हेजिसित वार्न्स ऑफ चाइना व्हाइल प्रेशरिंग एलाइज टू बूस्ट आर्म्स स्पेंडिंग। इत्तेहादियों को कहा कि असलहा स्पेंडिंग जो वो बढ़ाई जाए। ग्रोइंग मिलिट्री प्रेजेंस इन एशिया पैसिफिक, क्लेमिंग बीजिंग इज प्रिपेयरिंग टू शिफ्ट द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर थ्रू फोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये जो अभी यहां पर ये इन्होंने बातें की है ना, ये इस वक्त वर्ल्ड मीडिया की जिनत है। और पैसिफिक के अंदर ऐलान जंग है, यानी तीसरा जो बैटलफील्ड पैसिफिक है जिसके अंदर साउथ चाइना सी है, वो पैसिफिक के अंदर ऐलान जंग हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी पैसिफिक जो है वो बैटलफील्ड बना था, क्योंकि जापान जो है वो पैसिफिक के अंदर है और वहां पर लड़ाई हुई। तो ये जो उनका वहां पर शिरकत हुई और जो उन्होंने बातें की हैं, ये पैसिफिक के अंदर ऐलान जंग समझे उन्होंने किया है। तो वो ये बात कर रहे हैं कि चाइना बाय फोर्स बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदलने की कोशिश कर रहा है। तो बाय फोर्स मुराद तो जंग ही होती है ना, कि आप मिलिट्री के जरिए कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट हासिल करते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बदल जाता है। और उन्होंने कहा जब बीजिंग जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है रीजन को। एंड देयर आर्मीज ट्रेनिंग एवरी डे एंड रिहर्सलिंग फॉर रियल डील इन रेफरेंस टू ताइवान। रोजाना चाइनीज आर्मी जो है, नेवी जो है वो रिहर्सल कर रही है, किस लिए? रियल डील के लिए, मतलब रियल जो जंग होने जा रही है ताइवान के लिए, उसके लिए रोजाना चाइनीज आर्मी जो है नेवी रिहर्सल कर रही है। फिर वो कह रहे हैं कि हमने जापान और फिलिपाइन के साथ कोऑपरेशन एक्सपैंड कर दिया है और कहा कि हम इस रीजन में एज अ सिक्योरिटी गारंटर रहेंगे। और चाइनीज मिलिट्री इज बिल्डिंग इट्स कैपेबिलिटीज, इट नीड्स टू इन्वेड ताइवान। ताइवान को इन्वेड करने के लिए जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो कैपेबिलिटीज चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, वो बिल्ड कर रहे हैं एट ट्रेमेंडस स्पीड एंड इज ट्रेनिंग फॉर इट्स डेली। मतलब स्पीड बहुत तेज है चाइना की, इतनी तेजी के साथ वो तैयारी कर रहे हैं। वी नो दैट द चाइनीज प्रेसिडेंट हैज ऑर्डर्ड, चाइना के सदर ने ये ऑर्डर किया है कि 2027 तक ये हमला जब वो हो जाना चाहिए, उससे पहले 2027 इज द डेडलाइन। वी आर प्राउड टू रिटर्न टू द इंडो पैसिफिक रीजन एंड वी विल स्टे हियर। ये बहुत बड़ा ऐलान जंग है। उन्होंने ये साथ कहा कि हम पैसिफिक के अंदर आ चुके हैं और अब हम यहां पर स्टे करेंगे। यानी इससे पिछले सालों के अंदर अमेरिका, यानी कि देखें उनकी सारा फोकस था रशिया और यूक्रेन जंग और फिर मिडिल ईस्ट के अंदर वो बाकी रीजन, पैसिफिक खाली होता चला जा रहा था। तो अब उन्होंने अनाउंस किया कि हम पैसिफिक के अंदर आ चुके हैं, अब सारे लॉजिस्टिक, हमारे सारे रिसोर्सेज, सारा फोकस, सारी एनर्जी, सारा पैसा यहां पर लगेगा पैसिफिक के अंदर। हम यहां पर आ चुके हैं और अब हम यहां पर स्टे करने जा रहे हैं। और वहां पर किस लिए आए हैं भाई? वहां पर फिलिपाइन है, जापान है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये सारे माले, तो ये सब तो उनके इत्तेहादी हैं और कोई मतलब सब तो इत्तेहादी हैं। तो किससे लड़ने के लिए आए हैं? चाइना के साथ लड़ने के लिए आए हैं। इन कोऑपरेशन विद फिलिपाइन वी हैव डिप्लॉयड मोबाइल एंटी शिप मिसाइल सिस्टम इन लुजोन स्ट्रेट बिटवीन द फिलिपाइंस एंड ताइवान। फिलिपाइन और ताइवान के दरमियान एक नया मिसाइल सिस्टम जो डिप्लॉय कर दिया है। प्रोवोकेशन है मुसलसल, ताइवान को भी असला दे रहे हैं, फिलिपाइन में भी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। फिलिपाइन के खिलाफ चाइना की स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं। और व्हाइट हाउस ने अभी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है बैनिंग द सेल्स ऑफ चाइनीज ड्रोन्स इन द कंट्री। अमेरिका के अंदर चाइनीज ड्रोन जो है वो सेल नहीं होंगे। देखिए ना, स्टूडेंट्स के खिलाफ ड्रोन सेल नहीं होंगे, टेक्नोलॉजी। आप देखिए पूरी जंग है, एक कंप्रीहेंसिव वॉर है, वो सर्द जंग है जैसे सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान छिड़ी, वही है जो इस वक्त चाइना के खिलाफ। वहां पर डिप्लॉयमेंट की जा रही है, उनको कंटेन किया जा रहा है, दुनिया भर की मार्केट से उनको आउट करने की बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, मजीद करने की तैयारी कर रहे हैं, अपने मुल्क से उनको बैन कर रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स तक को बैन कर रहे हैं। ये कंप्रीहेंसिव वॉर नहीं तो और क्या है। और फिर चाइनीज नेवी ने कम्बैट अलर्ट पेट्रोल जो है वो किया है नियर द फिलिपाइन। ये
शोल आइलैंड्स हैं फिलिपाइन के करीब, वहां पर इन्होंने जनाब चाइनीज नेवी जो है वो देखी गई है। तो चाइना तो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करने वाला, ना ही कंटेन होने वाला है, ना ही सरेंडर करने वाला है, ना ही कंप्रोमाइज करने वाला है, ना ही सबड्यू करने वाला है। और अमेरिका भी जाहिर बात है पीछे नहीं हटेगा। तो ये जो इक्तदार की जंग है वो दुनिया को एक और आलमी जंग की तरफ लेकर जा रही है। वो फिलवक्त टल भी गई तो आने वाले 1-2 साल के अंदर, और यूक्रेन का मसला कैसे हल होगा और ताइवान का मसला कैसे हल होगा, यानी ये चीजें जो है वो दुनिया को अल्टीमेटली, ये वो फ्लैश पॉइंट्स है जो दुनिया को आलमी जंग की तरफ लेकर जा सकते हैं। ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।